Good morning, students. Myself, Mrs. Rachna, Assistant Professor, Community Health Nursing in Metro College of Nursing. So, today's topic for discussion is prevention and control of infectious disease. This topic or this lecture I have recorded for basically GNM first year students. So, let's start the topic. What is disease prevention? डिज़ीज़ प्रिवेंशन होता क्या है? वो एक्टिविटीज़ जिससे कि पेशेंट और दूसरे पब्लिक मेंबर्स को दूसरे जो पॉपुलेशन है उसको हम किसी भी एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ थ्रेट से बचा सकें, प्रोटेक्ट कर सकें और उनके किसी हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी डिज़ीज़ से लोगों को, पेशेंट को और दूसरे मेंबर्स को बचाने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, that is called as disease prevention. So activities designed to protect patients and other members of the public from actual or potential health threats and their harmful consequences. अब disease control क्या होता है? Disease control वो होता है जब हम किसी भी disease causing agent या किसी पैथोजन को उसके ट्रांसमिशन को इतना रिड्यूस कर दें, इतना कम कर दें कि वो कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम, कोई भी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम या कोई भी डिज़ीज़, इन्फेक्शियस डिज़ीज़ जो है ना कॉज कर सके. ठीक है, तो उसको कहते हैं हम डिज़ीज़ कंट्रोल. उसके बाद कि हम क्यों करते हैं डिज़ीज़ कंट्रोल? ताकि हम इंसिडेंस ऑफ डिज़ीज़ को रिड्यूस कर सकें. ठीक है, कोई भी नए जो केसेस हैं डिज़ीज़ के वो आने बंद हो जाए, उसको कम कर सकें. ड्यूरेशन ऑफ डिज़ीज़ को जो है रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें. डिज़ीज़ का जो ड्यूरेशन है, कितने लंबे टाइम तक वो डिज़ीज़ चलेगा, फैलेगा, तो उस चीज़ को हम कम कर सकें. और इसके साथ साथ हम उसके ट्रांसमिशन के रिस्क को भी कम कर सकते हैं डिज़ीज़ कंट्रोल के द्वारा. और फिर है इफ़ेक्ट्स ऑफ द इन्फेक्शन, कि जो इन्फेक्शन का जो इफ़ेक्ट हो रहा है बोथ फिज़िकली और साइकोसोशल कॉम्प्लिकेशन दोनों आती है उसमें. फिज़िकली, मेंटली, साइकोसोशल सब कुछ आता है, तो उसके इन्फेक्शन के इफ़ेक्ट को कम किया जा सके. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कम्युनिटी पे जो फिनेंशियल बर्डन है, अब कोई बीमारी फैलेगी तो बिना बात पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? जब लोग हेल्दी होंगे, पॉपुलेशन हेल्दी होगी, तो वो पैसा किसी अच्छी जगह पे जाएगा. ठीक है, बट अगर जब बीमारी फैलेगी तो वो पैसा बीमारी पे जाएगा, उसके इलाज में जाएगा, उसकी डायग्नोसिस में जाएगा. ठीक है, तो फिनेंशियल बर्डन जो है कम्युनिटी का, उसको भी कम करने के लिए हम डिज़ीज़ कंट्रोल करते हैं. उसके बाद इन्फेक्शियस डिज़ीज़ होते क्या हैं? इन्फेक्शियस डिज़ीज़ वो होते हैं कोई भी बीमारी जो इन्फेक्शियस एजेंट यानी कि डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट और उसके किसी टॉक्सिक प्रोडक्ट से ट्रांसमिट होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या किसी वेक्टर के थ्रू. ठीक है, रिजर्वॉयर से ससेप्टेबल होस्ट में. डिज़ीज़ साइकिल में पढ़ाया था मैंने, एक डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट होता है या इन्फेक्शियस एजेंट होता है, उससे जो है वो रिजर्वॉयर में जो है अपना हैबिटेट बना के रखता है. ठीक है, वहाँ से वो पोर्टल ऑफ एग्जिट के थ्रू डिज़ीज़ का ट्रांसमिशन होता है. ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ डिज़ीज़, और वो जाता है ससेप्टेबल होस्ट में. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इन्फेक्शियस डिज़ीज़ क्या है? जब भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट रिजर्वॉयर से ससेप्टेबल होस्ट में ट्रांसमिट होता है, किसके थ्रू? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या किसी वेक्टर के थ्रू, तो वो जो बीमारी होती है वो उसको कहते हैं हम इन्फेक्शियस डिज़ीज़. अब प्री रिक्विजिट्स क्या है ट्रांसमिशन ऑफ डिज़ीज़ के? कोई भी डिज़ीज़ अगर ट्रांसमिट होता है तो उसके ट्रांसमिट होने के लिए एक्चुअल में चाहिए क्या? ठीक है, तो 6 चीज़ें चाहिए होती हैं अगर किसी डिज़ीज़ को ट्रांसमिट होना है. ट्रांसमिशन ऑफ डिज़ीज़ के लिए, किसी भी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ के लिए 6 चीज़ें ज़रूरी चाहिए. ठीक है, क्या क्या 6 चीज़ें हैं? एक माइक्रोबियल एजेंट होना चाहिए. डिज़ीज़ साइकिल में देखिए, डिज़ीज़ साइकिल याद कीजिए. एक माइक्रोबियल एजेंट होना चाहिए या डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट होना चाहिए या इन्फेक्शियस एजेंट होना चाहिए, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसे. दूसरा, एक रिजर्वॉयर होना चाहिए. ठीक है, रिजर्वॉयर जहाँ की वो माइक्रोबियल एजेंट ग्रो कर सके, मल्टीप्लाई कर सके, अपना घर बना के रह सके. ठीक है, एक पोर्टल ऑफ एग्जिट होना चाहिए कि वो किस मीडियम के थ्रू जो है
रिजर्वॉयर से बाहर निकलेगा। फिर कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन होना चाहिए। अब एक जो रिजर्वॉयर से होस्ट में जाने के लिए उसे कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो चाहिए, ठीक है। या तो कोई ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, या कांटेक्ट जो है इन्फेक्शन के थ्रू, या फिर कांटेक्ट ट्रांसमिशन हो गया। तो कोई भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बहुत सारे होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का होना ज़रूरी है। फिर एक पोर्टल ऑफ एंट्री होनी चाहिए कि किस मीडियम के थ्रू जो है होस्ट में एंट्री लेगा इन्फेक्शियस एजेंट। और लास्ट में एक होस्ट का होना भी ज़रूरी है कि किस होस्ट में कौन सा वो ससेप्टेबल, कौन सा वो पर्सन है या एनिमल है जिसमें वो एंट्री लेगा, जिसमें वो डिज़ीज़ कॉज करेगा, ठीक है। तो ये 6 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आप ये डिज़ीज़ साइकिल से याद रख सकते हैं, जो कंपोनेंट्स डिज़ीज़ साइकिल के होते हैं वही 6 चीज़ें किसी भी बीमारी के फैलने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। अब इस बीमारी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, अब एक बार ये देख लीजिए इसमें क्या आता है। इसमें प्री रिक्विजिट्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमने देखना क्या है। सबसे पहले कोई एजेंट होगा, राइट। एजेंट में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, कोई भी पैथोजन या कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद रिजर्वॉयर होगा, रिजर्वॉयर जिसमें वो अपना हैबिटेट बना के रखता है। जैसे कि टाइप्स ऑफ रिजर्वॉयर होते हैं, मैन में केस हो सकता है, करियर हो सकता है, हमने डिस्कस कर लिया है ये। एनिमल रिजर्वॉयर हो सकता है कोई भी, इनएनिमेट यानी कि जो है नॉन लिविंग कोई भी रिजर्वॉयर हो सकता है, जैसे कि सॉइल हो गई, ठीक है। अब इस रिजर्वॉयर से बाहर जाने के लिए उसको एक पोर्टल ऑफ एग्जिट चाहिए, ठीक है। वो पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या हो सकता है, या तो वो उसकी स्किन के थ्रू बाहर निकलेगा, या म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकलेगा, या कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बाहर निकलेगा, या जीआई ट्रैक्ट के थ्रू बाहर निकलेगा, या जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू बाहर निकलेगा, ठीक है। कैसे, किसी वॉमिटिंग के थ्रू, या किसी यूरिन के थ्रू, या किसी स्टूल के थ्रू, या हवा में जो सांस छोड़ रहा है इन्फेक्टेड पर्सन उसके थ्रू, ठीक है। या फिर किसी जो है अपने खांसी की या छींका उन ड्रॉपलेट्स के थ्रू, या टच किया, कोई डिज़ीज़ ऐसा भी होता है जो टच से जो है फैलता है, ठीक है। या कोई ऐसे व्हीकल्स हो गए, ठीक है, या फूड के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गए आपकी पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब ट्रांसमिशन कैसे होगा, रिजर्वॉयर से अब ससेप्टेबल होस्ट में जाना है तो ये जो है ट्रांसमिशन होना ज़रूरी है। बीच में किसी मोड के थ्रू, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू ही तो जाएगा, ये डायरेक्टली कैसे चला जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने आपको बताए थे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। इसमें कॉमन व्हीकल भी हो सकता है, या वेक्टर ट्रांसमिशन, किसी मॉस्किटो या फ्लाइज या रोडेंट्स, रैट्स वगैरह जो है वो कैरी करके लेके जा रहे हैं पैथोजन को, या एयरबॉर्न हो सकता है, ठीक है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई या डस्ट के थ्रू। जैसे टीबी में जो है आप जो है सांस या खांसी के थ्रू जो है सामने वाले जो है ससेप्टेबल होस्ट में जो है ट्रांसमिट कर जाता है। अब पोर्टल ऑफ एंट्री चाहिए, इसमें किस मीडियम के थ्रू जो है एंटर करेगा ससेप्टेबल होस्ट में। तो कौन से मीडियम हो सकते हैं, वही सेम मीडियम हो सकते हैं जो पोर्टल ऑफ एग्जिट थे। ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, या जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू। अब ससेप्टेबल होस्ट में जो है वो इन चीज़ों के थ्रू एंटर कर जाएगा। तो ये हो गए आपके 6 प्री रिक्विजिट्स। पहला एजेंट, दूसरा रिजर्वॉयर, तीसरा पोर्टल ऑफ एग्जिट, चौथा ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पांचवा पोर्टल ऑफ एग्जिट, और छठा ससेप्टेबल होस्ट, ठीक है। तो ये हो गए आपके 6 प्री रिक्विजिट्स किसी भी डिजीज़ के ट्रांसमिशन के फैलने के लिए जो ज़रूरी हैं। अब इनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, हम इस डिज़ीज़ साइकिल को इसके वीकेस्ट पॉइंट पे ब्रेक करेंगे तो ये हम किसी भी कम्युनिकेबल डिज़ीज़ को प्रिवेंट या कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम किसी डिज़ीज़ साइकिल को बीच में से तोड़ देंगे तो वो फैलेगा ही नहीं,
ठीक है। अब ये वीकेस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं, या तो हम एजेंट को पे काम करेंगे, एजेंट को पे अटैक करेंगे, या हम रिजर्वायर पे अटैक करेंगे, या हम ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे अटैक करेंगे, या हम ससेप्टेबल होस्ट पे अटैक करेंगे। ठीक है। अटैक करने का मतलब है हम उसको वीक कर देंगे, उसकी स्ट्रेंथ को वीक कर देंगे, या तो एजेंट को वीक कर देंगे या रिजर्वायर को, ताकि वो आगे जो है फैले ना। ये हम चेन को ब्रेक कर देंगे इसको, ठीक है, ताकि ये या तो एजेंट रिजर्वायर में ना आए, या रिजर्वायर से आगे ट्रांसमिट ना हो, या ट्रांसमिशन अगर हो रही है तो वहाँ पे हम जो है उसको चेन को ब्रेक कर देंगे ताकि वो होस्ट में एंट्री ले ही ना। ठीक है। तो ये 4 वीकेस्ट पॉइंट हैं जिस पे हम इस साइकिल को ब्रेक करेंगे। किसके लिए? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कि हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं फॉर द कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। सबसे पहला हमने बात की थी इन्फेक्शियस एजेंट पे अटैक करने की। तो इन्फेक्शियस एजेंट को हम कैसे वीक कर सकते हैं, कैसे उसकी स्ट्रेंथ को वीक किया जा सकता है? स्टरलाइजेशन के थ्रू, डिसइंफेक्शन के थ्रू। ठीक है। हम उसे ख़त्म कर देंगे या मार देंगे या रिड्यूस कर देंगे। ठीक है। तो स्टरलाइजेशन हो गया, डिसइंफेक्शन हो गया, इसमें हम पर्सनल हाइजीन भी इंक्लूड कर सकते हैं, एनवायरमेंटल सैनिटेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। अपनी खुद की साफ़ सफाई रखेंगे, बार बार हाथ धोएंगे। ठीक है। और जो है अगर बाहर इस तरह का कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एयरबॉर्न या ड्रॉपलेट बॉर्न, तो हम जो है मास्क यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है इन्फेक्शियस एजेंट की स्ट्रेंथ को हम वीक कर सकते हैं। उसके बाद है हम 1 बाय 1 इनको जो है डिस्कस करेंगे फर्दर। तो सेकंड है हम रिजर्वायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सेकंड जो साइकिल का जो सेकंड वीकेस्ट पॉइंट था वो रिजर्वायर था। पहला था इन्फेक्शियस एजेंट, दूसरा था रिजर्वायर। रिजर्वायर में एक तो अर्ली डायग्नोसिस, उसके बाद नोटिफिकेशन, उसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, फिर आइसोलेशन और फिर क्वारंटीन। ठीक है। उसके बाद है थर्ड ट्रांसमिशन, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। चेंजिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है, वेक्टर कंट्रोल और पर्सनल हाइजीन के थ्रू। उसके बाद है हमारा कंट्रोल द ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट है जो हमारा, उसको कैसे हम उसमें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू उसकी एक्टिव इम्यूनाइजेशन होगी, पैसिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू, कंबाइंड एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन, कीमोप्रोफिलैक्सिस के थ्रू, नॉन स्पेसिफिक मेजर्स के थ्रू, और स्क्रीनिंग एंड सर्विलेंस के थ्रू। ठीक है। तो इन चीज़ों के थ्रू हम जो है ससेप्टेबल होस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 4 चीज़ें हैं। एक तो हमने एजेंट को, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है या पैथोजन है या इन्फेक्शियस एजेंट है, हमें उसे कंट्रोल करना है। दूसरा रिजर्वायर को कंट्रोल करना है। रिजर्वायर होता है जहाँ पे वो अपना हैबिटेट बना के रखता है डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, जहाँ पे वो ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है। ठीक है। थर्ड है जो हमारा ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे कंट्रोल करके हम डिजीज़ के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। और चौथा है हमारा ससेप्टेबल होस्ट पे जो कंट्रोल करके हम जो है डिजीज़ ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं या डिजीज़ को प्रिवेंट या कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा कंट्रोल द इन्फेक्शियस एजेंट। तो इसमें है सबसे पहले स्टरलाइजेशन के थ्रू हमारे जो ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी भी डिजीज़ ट्रांसमिशन के, वो होते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है। हॉस्पिटल में जब कोई जो भी इक्विपमेंट्स है, आर्टिकल्स, या कोई भी जो है प्लेस है, रूम है, ठीक है, उसको हम स्टरलाइज करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे। जो हम आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं उन्हें स्टरलाइज करके यूज़ करेंगे। ठीक है। डिसइंफेक्शन होगा एरिया का जहाँ पे कि लोग आ रहे हैं या जो भी है, जहाँ पे भी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो काम कर रहे हैं, या फिर जो पेशेंट्स आ रहे हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, वहाँ पे एरिया डिसइंफेक्ट होगा। ठीक है। पर्सनल हाइजीन और एनवायरमेंटल सैनिटेशन के थ्रू जो है हम इन्फेक्शियस एजेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। हम बार बार हाथ धोएंगे, हम ऐसी हैबिट्स जो है अपनाएंगे ताकि वो इन्फेक्शियस एजेंट हम उस पोर्टल ऑफ एग्ज़िट या पोर्टल ऑफ एंट्री तक पहुँचे ही ना। ठीक है। एनवायरमेंटल सैनिटेशन, हमारा घर साफ़ सुथरा होगा,
ठीक है, हमारे आसपास, घर के आसपास का एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा जो है रखेंगे हम, तो इस तरीके से हम इन्फेक्शियस एजेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब डिज़ीज़ कंट्रोल एक्चुअल में इन्फेक्शियस एजेंट के ट्रांसमिशन को रिड्यूस करना है, उस लो लेवल तक रिड्यूस करना है किसी भी पैथोजन के ट्रांसमिशन को, ताकि वो कोई पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम या कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करे ही ना। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे कंट्रोल द रिजर्वायर। रिजर्वायर को कैसे कंट्रोल करेंगे? सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस के थ्रू। अर्ली डायग्नोसिस क्यों करना है हमने? ठीक है, कितनी कि जल्दी से जल्दी डायग्नोस क्यों करना है किसी डिज़ीज़ को? क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू करना है। इट इज़ नीडेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, ताकि हम किसी भी पेशेंट का जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। किसी एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए अर्ली डायग्नोसिस जरूरी है। हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे ताकि हम उसका एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन स्टडी शुरू कर सकें। फॉर एग्जांपल, किसी भी कोई भी नॉन केस से अननोन केस में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को ट्रेस करने के लिए, कि कहाँ से कहाँ पे जो है इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है, उस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को ट्रेस करने के लिए। थर्ड है हमारा, कोई भी डिज़ीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग। हमने पढ़ा था एपिडेमियोलॉजी में, डिस्क्रिप्टिव स्टडी में, कि भाई टाइम, प्लेस और पर्सन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें। तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए कि टाइम के अकॉर्डिंग कि किस टाइम ड्यूरेशन में कोई पर्टिकुलर डिजीज़ फैल रहा है, कोई स्पेसिफिक डिजीज़ फैल रहा है, किसी स्पेसिफिक प्लेस पे तो नहीं है, कोई पर्टिकुलर पर्सन जेंडर वाइज या कुछ भी एज वाइज उनमें किन में ये डिज़ीज़ फैल रहा है, तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए। ठीक है, और चौथा है हमारा कि इंस्टीट्यूशन के लिए अर्ली डायग्नोसिस ज़रूरी है, ताकि वो जल्दी से जल्दी कोई प्रिवेंशन और कंट्रोल के एक्टिविटीज़ शुरू कर सकें, प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स जो है वो ले सकें इंस्टीट्यूट। ठीक है, हॉस्पिटल या पब्लिक हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, तो ये अर्ली डायग्नोसिस इसके लिए ज़रूरी है। फिर दूसरा आता है हमारा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जैसे ही हमारा डिज़ीज़ या डिटेक्ट हो जाता है या सस्पेक्ट हो जाता है कि भाई ये इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है या ये सस्पेक्टेड डिज़ीज़ है हमारा, तो उसको हमने जल्दी से जल्दी लोकल हेल्थ अथॉरिटी को नोटिफाई कराना है, इन्फॉर्म करना है उसको, लोकल हेल्थ अथॉरिटी को। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल द रिजर्वायर में एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। क्यों करते हैं हम एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस? क्योंकि इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन का सोर्स क्या है, किस सोर्स से, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से फैल रहा है ये। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स जो उस डिज़ीज़ को, इन्फेक्शन को फैला रहे हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, एक तो सोर्स ऑफ कहाँ से शुरुआत हो रही है उस इन्फेक्शन की, और जो फैक्टर्स आसपास का जो और दूसरे फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, ताकि हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें और टाइमली जो है डिज़ीज़ के स्प्रेड को रोका जा सके, डिज़ीज़ के फैलने को रोका जा सके। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग? इसमें जोग्राफिकल सिचुएशंस हो सकती हैं किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में। फॉर एग्जांपल, पहाड़ों में जो है अलग टाइप के डिज़ीज़ फैलेगा, रेगिस्तान में अलग टाइप का, जो समुद्र के आसपास जो है वहाँ पे अलग टाइप का डिज़ीज़ फैलेगा। तो जोग्राफिकल सिचुएशंस में जो है प्लेन एरिया में अलग होगा, इसके अकॉर्डिंग जो है इन एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ की जाती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस को स्टडी करने के लिए कि भाई रेनी सीज़न में किस तरह के डिज़ीज़ ज़्यादा होते हैं, और कहीं पे ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ पे किस तरह के डिज़ीज़ मिलते हैं, कहीं पे धूप नहीं निकलती तो वहाँ किस तरह के डिज़ीज़ मिलते हैं, कहीं पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ किस तरह के डिज़ीज़ मिलते हैं, कहीं पे गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ किस तरह के डिज़ीज़ मिलते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस को स्टडी करने के लिए
की जाती है। इसमें सोशल और बिहेवियरल पैटर्न स्टडी किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग, या कोई ज़्यादा स्मोक करता है या किसी की ईटिंग हैबिट्स जो है अलग अलग होती है, उस हिसाब से डाइटरी पैटर्न जो है वो स्टडी करने के लिए, या किसी का स्लीप पैटर्न स्टडी करने के लिए, ठीक है, या किसी के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, सैनिटेशन कैसा है, वो स्टडी करने के लिए। थर्ड हम क्या करते हैं इसमें, एजेंट, रिजर्वायर, वेक्टर, व्हीकल और होस्ट पॉपुलेशन के करेक्टर को स्टडी करने के लिए हम जो है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। एजेंट कैसा है आपका, किस तरीके का एजेंट है आपका, इन्फेक्शियस एजेंट। रिजर्वायर किस तरीके का है आपका, ह्यूमन है, एनिमल है। एजेंट में आपका बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है, क्या है। रिजर्वायर में ह्यूमन है, एनिमल है, या कोई जो है नॉन लिविंग थिंग है, सॉइल वगैरह वो है। वेक्टर में क्या है आपका भाई, फ्लाइज हैं, रोडेंट्स हैं, या फिर कोई मॉस्किटो है। व्हीकल्स में क्या है, ठीक है, क्लोथ्स हैं, व्हीकल्स में आपके फूड है, ठीक है, ये हो गया। और ससेप्टेबल होस्ट कौन सी पॉपुलेशन को वो जो है इफेक्ट कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये करेक्टर को स्टडी करने के लिए हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा, हम रिजर्वायर को, पांचवा तरीका है हमारा, आइसोलेट करके कंट्रोल कर सकते हैं। आइसोलेट कर देंगे हम। आइसोलेट का मतलब होता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन या इन्फेक्टेड एनिमल है, हम उसको सेपरेट कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, ताकि वो हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट टू द होस्ट, ठीक है, वो हम रोक सकें। डिजीज़ कॉजिंग एजेंट के ट्रांसमिशन को होस्ट तक पहुंचने में, नए होस्ट तक पहुंचने में रोका जा सके। हम जब डिजीज़ पर्सन या इन्फेक्टेड पर्सन है या कोई एनिमल है, हम उसको ही सेपरेट कर देंगे, ठीक है। कब तक सेपरेट करेंगे, फॉर द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी या ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या होती है कि कोई भी डिजीज़ के फैलने का टाइम, ठीक है, कितने दिनों तक जो है ये फैल सकता है, ठीक है, वो टाइम को कहते हैं हम कम्युनिकेबिलिटी। तो द ड्यूरेशन ऑफ आइसोलेशन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितना लंबा होगा किसी भी डिजीज़ का आइसोलेशन पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ आइसोलेशन। पहला, एक तो ड्यूरेशन, कम्युनिकेबिलिटी ऑफ डिजीज़ की ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है, कोई डिजीज़ कितने टाइम ड्यूरेशन तक फैल सकता है। या दूसरा कि उस इन्फेक्शन में आपके जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो थेरेपी चल रही है, ड्रग्स की जो थेरेपी चल रही है, वो कितनी इफ़ेक्टिव है उस पर्टिकुलर डिजीज़ में। तो इन दो चीज़ों पे आपका ड्यूरेशन ऑफ आइसोलेशन डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए उसकी डिज़ीज़ की कम्युनिकेबिलिटी का ड्यूरेशन है वो 2 दिन हुआ या 6 दिन हुआ या 8 दिन हुआ, ठीक है, तो आइसोलेशन उतने ही दिन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको जो है कीमोथेरेपी आपकी इफ़ेक्टिव है, ठीक है, आप जल्दी ठीक हो रहे हो, तो आइसोलेशन उतने दिन की वो करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप कम्युनिकेबिलिटी ड्यूरेशन से, अगर आपकी कीमोथेरेपी इफ़ेक्टिव नहीं है और आपकी जो है ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेबिलिटी किसी भी डिजीज़ की वो भी निकल चुकी है, 6 दिन की उसकी ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेबिलिटी थी, लेकिन कीमोथेरेपी का आपके कोई असर नहीं हो रहा है, तो हमें वो आइसोलेशन का ड्यूरेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, जैसे चिकन पॉक्स में जो दाने हो जाते हैं उन पे अगर क्रस्ट आ जाती है तो हम उसको जो है चिकन पॉक्स का जो है आइसोलेशन पीरियड उतना ही होता है जब तक उस पर क्रस्ट नहीं आ जाती उन दानों पे, ठीक है। तो यूजुअली जो है 6 दिन के बाद शुरू करते हैं, जब रैशेज शुरू हो जाते हैं ना, वो लाल लाल चकत्ते से जो लाल लाल छोटे छोटे दाने जो है दिखने शुरू हो जाते हैं, तो 6 दिन बाद जो है वो उस पर जो है क्रस्ट जमनी शुरू हो जाती है चिकन पॉक्स में। तो यूजुअली जो है आइसोलेशन 6 दिन का होता है। उसके बाद है क्वारंटीन। लास्ट है हमारा क्वारंटीन। हम रिजर्वायर को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्वारंटीन करके। क्वारंटीन का मतलब होता है कि जो हेल्दी पॉपुलेशन है ना हमारी, या हेल्दी पॉपुलेशन, ये
में जो है ह्यूमन बींग्स आ गए या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स आ गए, तो उनको हम उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे हम जो है रोक लगा देंगे। जो आइसोलेशन में हमने इन्फेक्टेड पर्सन को अलग कर दिया था बाकी हेल्दी पॉपुलेशन से, इसमें हमने जो है हेल्दी पॉपुलेशन को ही जो है अलग कर दिया है, उनको उनकी इधर उधर मूवमेंट पे रोक लगा दी है। लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ सच वेल पर्सन और डोमेस्टिक एनिमल एक्सपोज टू कम्युनिकेबल डिजीज़ for a period of time not longer than the longest usual incubation period of disease in such manner as to effective contact with those not so exposed। मतलब कि जिनको जो डायरेक्ट किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं या किस इनडायरेक्टली उस इन्फेक्टेड पर्सन की कांटेक्ट में आए हैं, तो वो हेल्दी पर्सन को हम उस पर्टिकुलर डिजीज़ के आइसोलेशन पीरियड के टाइम तक क्वारंटीन कर देंगे, उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ताकि वो जो है अगर उनमें जो है इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, हमारे सिम्टम्स दिखने शुरू नहीं होते, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो है हमारे सिम्टम दिखने शुरू होते हैं। तो जब तक पता लग जाएगा कि उनका जो है सिम्टम्स, उनमें डिजीज़ कॉजिंग एजेंट की एंट्री हो गई है या नहीं हुई है। जैसे हम कोविड-19 में कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू पर्सन के कांटेक्ट में आया है, तो हम उन्हें क्वारंटीन करते हैं 14 डेज़ के लिए, क्योंकि कोविड-19 का आइसोलेशन टाइम जो है इंक्यूबेशन टाइम जो है, इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 14 डेज़ है, ठीक है। तो 14 डेज़ में ये पता लग जाएगा कि अगर उनमें जो है इन्फेक्शन हुआ है तो उन सिम्टम दिखने शुरू हो जाएंगे, अगर नहीं हुआ है तो सिम्टम दिखने नहीं शुरू होंगे, दैट मीन्स उनमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो इसलिए हम जो है क्वारंटीन करते हैं। अगर मान लीजिए उनको हम क्वारंटीन नहीं करते हैं तो वो, और उनको इन्फेक्शन भी है, तो वो आगे दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम जो है क्वारंटीन करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल द ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? पहले हमने पढ़ा कि इन्फेक्शियस एजेंट या पैथोजन को कैसे कंट्रोल करना है, दूसरा हमने पढ़ा रिजर्वॉयर को कैसे कंट्रोल करना है, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं कि ट्रांसमिशन को कैसे कंट्रोल करना है। ट्रांसमिशन को हम 3 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट में चेंज करके, कोई भी जो ह्यूमन बींग्स के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें कुछ कंपोनेंट्स को चेंज करके, ताकि जो इन्फेक्टिव एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट है, पेशेंट या कैरियर के थ्रू ससेप्टेबल पर्सन या ससेप्टेबल होस्ट में एंट्री ना ले, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं? एक एग्जांपल है छोटा सा, जैसे कि वाटर बॉर्न डिजीज़ होते हैं, तो उसमें हम मान लीजिए किसी गांव में कुआं है, वहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीज़ फैलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम उस कुएं में क्लोरिनेशन कर देंगे, ठीक है। सिंपल क्लोरिनेशन टू कॉम्प्लेक्स वाटर ट्रीटमेंट विल प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज़। वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन से होते हैं? हैजा हो गया आपका, ठीक है। इस तरह के जो डिजीज़ है आपके वाटर बॉर्न डिजीज़ होते हैं। उसके बाद है वेक्टर कंट्रोल। वेक्टर कंट्रोल जैसे कि मक्खी, मच्छर, रैट्स, ये सारी चीज़ें वेक्टर्स होती हैं, ठीक है। तो वेक्टर कंट्रोल कैसे करेंगे? जैसे आपको पता है कि भाई बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, और जो है डेंगू, मलेरिया, ये सब चीज़ें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे हमारी कंट्री में तो बहुत होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे वेक्टर कंट्रोल के लिए कि मक्खी, मच्छर जो है ये ज़्यादा ना आए, ठीक है। तो हम जो है हिट वगैरह जो होती है वो हम स्प्रे करेंगे या ऑल आउट लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेक्टर कंट्रोल करेंगे। या फिर पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, ठीक है। कूलर का पानी जो है बार बार चेंज करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें वेक्टर कंट्रोल में आती हैं। फिर है पर्सनल हाइजीन। अपने पर्सनल हाइजीन के थ्रू जो है हम ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम जितना जो है अपनी साफ़ सफाई पे ध्यान देंगे उतना ही हमें बीमारियों को ट्रांसमिशन होने का खतरा कम होगा, ठीक है। फिर है अब 4th आता है हमारा ससेप्टेबल होस्ट को कैसे कंट्रोल करना है। ससेप्टेबल होस्ट को जिसको इन्फेक्शन
होने के चांसेस हैं, जो रिस्क पे है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो हम उसका एक्टिव इम्यूनाइजेशन करा सकते हैं, दूसरा हम उन्हें पैसिव इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं। अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैसे देते हैं कि भाई एंटीजन कोई भी एडमिनिस्टर कर दिया। एंटीजन क्या होगा, कोई भी मॉडिफाइड इन्फेक्शियस एजेंट या टॉक्सिन होगा। हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है और पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है। एक्टिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है, पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हम जो है एंटीजन एडमिनिस्टर करते हैं और पैसिव में हम एंटीबॉडी एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन में जो है या तो कोई एंटीबॉडी होगी या फिर कोई ऐसा सीरम होगा जिसमें एंटीबॉडीज़ होंगी, जो हम किसी और पर्सन से या ह्यूमन बीइंग से या फिर किसी एनिमल से जो है हमने लिया हुआ है वो सीरम, ठीक है, उसकी एंटीबॉडीज़ को हम एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन के एग्जांपल है पोलियो के केस में जैसे हम करते हैं, ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है पोलियो, टेटनस में करते हैं हम, डिप्थीरिया में करते हैं, मीजल्स में करते हैं, ठीक है। पैसिव इम्यूनाइजेशन के एग्जांपल हैं जैसे कि कोई जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चा जो फीटस है वो मैटरनल एंटीबॉडीज़ लेता है, ठीक है। अगर माँ को कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी जो है प्रोटेक्शन मैटरनल एंटीबॉडीज़ करती हैं फीटस की, प्लेसेंटा के थ्रू जो वो लेता है। दूसरा ब्रेस्ट मिल्क, जो कोलोस्ट्रम होता है, जो माँ का सबसे पहला दूध होता है, बच्चे के जन्म के बाद जो सबसे पहले दूध निकलता है वो थोड़ा पतला होता है, उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो कोलोस्ट्रम में जो है मैटरनल एंटीबॉडीज़ आती हैं, ठीक है। तो वो एक पैसिव इम्यूनाइजेशन हमारा हो गया, या रेबीज़ में, हेपेटाइटिस ए में, तो इन सब में ये पैसिव इम्यूनाइजेशन है। तो ससेप्टेबल होस्ट की हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं बेसिकली, या तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू या पैसिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू, ठीक है, ताकि वो डिजीज़ से लड़ने की जो उसकी कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाए। उसके बाद है कीमोप्रोफिलैक्सिस। कीमोप्रोफिलैक्सिस हम ड्रग्स या मेडिसिन के थ्रू जो है ट्रीटमेंट करेंगे उसका, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज द प्रोटेक्शन फ्रॉम और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, तो या तो किस डिज़ीज़ से प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन, ठीक है। तो इसमें कैसे की जा सकती है, कैजुअल प्रोफिलैक्सिस के थ्रू और क्लिनिकल प्रोफिलैक्सिस के थ्रू। कैजुअल प्रोफिलैक्सिस कैसे होती है कि अर्ली एलिमिनेशन ऑफ इन्वेडिंग और माइग्रेटिंग कॉजल एजेंट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जो है आपको लगा कि कोई भी डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट है वो आप एट रिस्क पे हो कि वो आपको हो जाएगा, तो आप पहले से ही जो है अपनी उसके लिए कि आपके वो उसमें एंट्री करे ही ना, अर्ली एलिमिनेशन हो जाए। जैसे कि अभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की टैबलेट्स खाने को जो कोर्स पूरा करने के लिए बोला गया है, ये हो गया कैजुअल प्रोफिलैक्सिस में, ठीक है। क्लिनिकल प्रोफिलैक्सिस में प्रिवेंशन ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स, जो क्लिनिकल सिम्टम्स जो आपके कोई भी डिजीज़ के सिम्टम्स हैं वो आए उसको प्रिवेंट करना, ठीक है। जैसे कि बाकी जो लोग हैं जिनको जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनको जो है ये आपको दवाइयाँ और जो भी सिम्टम्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना, नॉर्मल जो ट्रीटमेंट होता है क्लिनिकल प्रोफिलैक्सिस। अब आ गए आपके नॉन स्पेसिफिक मेजर्स। नॉन स्पेसिफिक मेजर्स में इसमें हम यूजुअली जो ट्रांसमिशन का जो पाथवे है हम उसको इंटरप्ट करते हैं, जैसे ट्रांसमिशन से जो होस्ट में जा रहा है उस पाथवे को उसको हमने ब्रेक करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूवमेंट करके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके कैसे बेटर हाउसिंग, ठीक है, आपके अच्छी तरह के घर होंगे, साफ़ सफाई होगी, उसमें वाटर सप्लाई जो है आपको अच्छी मिलेगी, साफ़ सुथरी, ठीक है। अगर गंदा पानी मिल रहा है तो उससे डिजीज़ होने के चांसेस है, लेकिन अगर अच्छा जो है सेफ़ वाटर सप्लाई है तो आपका जो है डिजीज़ होने के चांसेस कम है। अच्छा न्यूट्रिशन अगर आप ले रहे हैं तो अगर बेसिक फॉर्मल एजुकेशन से जो है कोई भी पर्सन है उसको उसका हेल्थ
और डिज़ीज़ का जो एटीट्यूड है वो आपको डिफरेंट मिलेगा बजाय इलिटरेट पर्सन के। ठीक है, जो बेसिक फॉर्मल एजुकेशन है वो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल या जो हेल्दी रहने का एटीट्यूड है वो इम्प्रूव कर सकती है। आपको पता लगेंगी कि अच्छी आदतें क्या होती हैं, बुरी आदतें क्या होती हैं, आपको पर्सनल हाइजीन के बारे में पता लगेगा। तो इसलिए बेसिक फॉर्मल एजुकेशन से जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव की जा सकती है। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन करके उस ससेप्टेबल होस्ट को, उस पॉपुलेशन को हम हेल्थ एजुकेशन देंगे। किससे रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन हो सकती है? न्यूट्रिशन से रिलेटेड, पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड। कि भाई अगर इनएक्टिव है पर्सन तो उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपना जो है खाने में नमक कम खाओ, तेल मसाले वाली चीज़ें कम खाओ, जो जंक फूड है वो कम खाओ। क्या उससे कौन से डिजीज़ होते हैं, या जो है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इस तरह के जो है आप। और पर्सनल हाइजीन, अगर लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन है तो आप जो है किस तरह के डिजीज़ होने के चांसेस हैं आपको। सैनिटेशन की वजह से, एनवायरमेंटल सैनिटेशन या आपके घर का जो है वो साफ़ सफाई, उस चीज़ से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन आप दे सकते हैं उन ससेप्टेबल पॉपुलेशन को। चौथा, आप जो है कोई भी ऐसे कानून, लेजिस्लेटिव मेजर्स या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को जो है फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी कानून बना दिया जाए। फॉर एग्जांपल अभी आपके लेजिस्लेटिव मेजर्स है कि कोई भी जो, एक तो क्वारंटीन जो आपने सबको घर में ही रहना है, ये लेजिस्लेटिव मेजर हो गया। और दूसरा, अगर कोई जब भी लॉकडाउन खुलता है तो आपको मास्क जो है लगा के ही जो है इधर उधर बाहर जाना है। तो ये एक लेजिस्लेटिव मेजर्स हो गए। ठीक है, कानून जो है फॉर्मुलेट कर दिया आपने, कानून लगा दिया। या कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, कि कोई हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, फॉर एग्जांपल पोलियो का जो प्रोग्राम था, ठीक है, या कि भाई आपने जो है पिलानी ही पिलानी है ड्रॉप्स, पोलियो की ड्रॉप्स पिलानी ज़रूरी है 5 साल तक के बच्चे को। ठीक है, तो ये कोई भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो गया या फॉर्मुलेशन ऑफ लेजिस्लेटिव मतलब कानूनी तरीक़ों से। तो नॉन स्पेसिफिक मेजर्स में आ गए। फिर आता है हमारा स्क्रीनिंग और सर्वेलेंस। स्क्रीनिंग क्या होती है? स्क्रीनिंग होती है कि टेस्ट, एग्जामिनेशन या कोई अदर प्रोसीजर्स अप्लाई करना किस पे? किसी भी एसिम्प्टोमेटिक पॉपुलेशन पे, ऐसी पॉपुलेशन जिनमें सिम्टम नहीं आ रहे हैं या जो कि हेल्दी दिख रही हैं, ताकि हम किसी भी अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज़ को की आइडेंटिफिकेशन कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि स्क्रीनिंग होती क्या है। अब स्क्रीनिंग में बहुत सारी, अब कोई डिज़ीज़ फैला है, अभी लोगों ने सिम्टम दिखाने शुरू नहीं किए हैं कि डिज़ीज़ है उनमें, इन्फेक्टेड है वो पर्सन या नहीं। तो हम इतने सारे लोगों को कैसे सेपरेट करेंगे कि भाई इसको डिज़ीज़ हो सकता है, इसको हो सकता है, इसको हो सकता है? हम स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग के थ्रू हमें पता लग जाएगा कि ये पॉपुलेशन रिस्क पे है, इसको जो है डिज़ीज़ हो सकता है, ये इन्फेक्टेड हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 के केस में क्या किया गया स्क्रीनिंग में, कि एयरपोर्ट्स पे जो लोग आ रहे थे ना, उनको उनका जो है थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उनका टेम्परेचर मेज़र किया गया। ठीक है, तो अब टेम्परेचर जिनका हाई था उनको अलग कर लिया गया और जिनका नॉर्मल था तो उनको जाने दिया गया। जो जिनका हाई टेम्परेचर था उनको बोला गया कि आप क्वारंटीन हो जाओ। ठीक है, और जिनको नॉर्मल था वो भेज दिए गए। ठीक है, तो ये होती है स्क्रीनिंग, ताकि हम उन लोगों को सेपरेट कर सकें कि जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसको सेपरेट कर सकें, जो दिख तो हेल्दी रहे हैं और अभी उनमें कोई सिम्टम भी आने नहीं शुरू हुए हैं, लेकिन उनके चांसेस हैं इन्फेक्शन के। तो टेस्ट, कोई भी टेस्ट के थ्रू या कोई एग्जामिनेशन के थ्रू, एग्जामिनेशन मतलब कोई भी ब्लड एग्जामिनेशन हो गया या कुछ भी इस तरह का एग्जामिनेशन हो गया, या किसी अदर प्रोसीजर के थ्रू जो है हम
उस पॉपुलेशन को अलग कर लेते हैं, उस पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जिनमें कि वो अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज़ हो सकता है, उसको कहते हैं हम स्क्रीनिंग। अब सर्वेलेंस क्या होता है? अब जो गवर्नमेंट है हमारी कोविड-19 के लिए जगह जगह जो है सर्वे करा रही है कि कौन कौन से लोग बाहर से आए थे, ठीक है, या कोई ऐसे लोग तो नहीं हैं जो बाहर से आए लोगों के कांटेक्ट में आए हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है हम सर्वेलेंस कराते हैं। सर्वेलेंस इज डिफाइंड एज ए कंटिन्यूइंग स्क्रूटनी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द अकरेंस एंड स्प्रेड ऑफ ए डिजीज दैट आर रेलेवेंट टू इफेक्टिव कंट्रोल। दिस इंक्लूड्स collecting information about clinical diagnosis, laboratory diagnosis and mortality, as well as other relevant information needed to detect and track disease in terms of person, place and time. कोई भी ऐसी ज़रूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जो कि ज़रूरी है किसी डिज़ीज़ को, पर्टिकुलर डिज़ीज़ को डिटेक्ट करने में और उसे ट्रैक करने में, या तो हम उसे किसी पर्सन से लेंगे या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके कि यहाँ वाले लोगों को ये मिल सकती है बीमारी, यहाँ से इन्फेक्शन फैल रहा है, या ये लोग कांटेक्ट में आए हैं, या फिर कोई टाइम के अकॉर्डिंग जो है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो है ये लोग यहाँ गए थे तो इनको होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे हम सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्वे बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है अबाउट क्लिनिकल डायग्नोसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस या मोर्टेलिटी, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ज़रूरी है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ को डिटेक्ट या ट्रैक करने के लिए। So this is all about control and prevention of infectious disease. If any query, you can ask me anytime. Thank you so much.